हेलो दोस्तों, आज हम लोग उपस्थित हैं ये मिसलेनियस जीके सीरीज में। और इसके तहत हम लोग आज देखेंगे कि 44वां बीपीएससी में जो पूछा गया क्वेश्चन था उसके कलेक्शन को हम लोग देखते हैं। अब इसमें है क्या कि पहला क्वेश्चन है, अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था उसका क्या नाम है? थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट देखिएगा, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला नेता कौन था? मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली जो लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लेने वाला नेता था ये। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर देव में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बहलोल लोदी ने पहले हजरत आला तथा बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, मलक्का जल संधि हिंद महासागर से चीन सागर तक है और सारण सिंचाई नहर गंडक नदी पर है। ठीक है, यानी गंडक नदी से निकाली गई है सारण सिंचाई नहर। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 1917 में चंपारण में गांधी जी का बिहार में पहली बार आगमन हुआ था। नेक्स्ट, स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बना। नेक्स्ट देखिएगा, 1936 में बिहार व ओडिशा का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, मोहम्मद यूनुस 1937 में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे और ये बीपीएससी 2018 में पूछा गया था। ठीक है। इसमें पूछा गया था कि 1937 में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस उस समय भारत के मुख्यमंत्री होते थे। ठीक है, मुख्यमंत्री कहा जाता था, भारत के मुख्यमंत्री कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, पीर अली ने पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। यानी पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली ने किया था। नेक्स्ट देखिएगा, बहावी नेताओं में अहमदुल्लाह को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। बहावी नेताओं में अहमदुल्लाह को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड के हत्या का प्रयास किया गया था। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड के हत्या का प्रयास किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्तों में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि खुदीराम बोस को जो फांसी की सजा हुई थी वो किस कांड में हुई थी? तो मुजफ्फरपुर बम कांड में हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, मजहरुल हक बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। यानी बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मजहरुल हक। नेक्स्ट देखिएगा, मजहरुल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था। देखिए, इसको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य किसे बनाया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? मजहरुल हक। नेक्स्ट देखिएगा, 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। यानी 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था और 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। यानी असहयोग आंदोलन बिहार में कब स्टार्ट हुआ? 1920 ईस्वी में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 वर्ष में लेता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 वर्ष में करता है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट देखिएगा, 43वीं बीपीएससी में ये पूछा गया है। इसमें देखिएगा, इसमें हम वही क्वेश्चन नोट किए हैं जो हमें बार बार पूछा जाता है और जो थोड़ा सा टफ है। ठीक है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध
कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। नेक्स्ट देखिएगा, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। यानी अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। नेक्स्ट देखिएगा, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क कहां से था? जावा सुमात्रा से था। कहां से था? जावा सुमात्रा से था। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? 1914 के बाद आया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हौज विद्रोह 1820-21 के दौरान हुआ था। हौज विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 के दौरान हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, फ्यूज का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है? विद्युत का उष्मीय प्रभाव। यानी फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत का उष्मीय प्रभाव। कभी कभी पूछा जाता है इसमें क्या होता है? उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। फ्यूज का क्या कौन सिद्धांत पे काम करता है? ये विद्युत का उष्मीय प्रभाव, और इसको हम लोग दूसरे तरह से ऐसे समझ सकते हैं, उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 42वीं बीपीएससी में क्या पूछा गया था। 42वीं बीपीएससी में देखिएगा, गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। ये कब हुए थे? 1939 यानी 1939 ईस्वी में दंगे हुए। किस किस के बीच? हिंदू मुस्लिम के बीच। ठीक है। किसके मुद्दे पर? तो गौ रक्षा के मुद्दे पर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद का गठन किया था। आपको पूछा जा सकता है बिहारी छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 ईस्वी में हुआ था। और देखिएगा, बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, 1929 में बिहार में किसान सभा का गठन हुआ था। ये भी बीपीएससी 2018 में पूछा गया है। मैं आपको यहाँ जितना भी कलेक्शन दे रहा हूँ ये सभी बीपीएससी परीक्षा के लिए विशेषकर काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आप हमारे वीडियो को जरूर सुनने से पहले एक बार जरूर सुना कीजिए। अगर आप इसको लगातार सुना करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारा क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से याद हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे। यानी स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे। नेक्स्ट देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था। यानी कि पटना गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को हुआ था। नेक्स्ट, मध्यकाल में पटना का नव निर्माता शेरशाह था। मध्यकाल में पटना का नव निर्माता कौन था? शेरशाह था। उसके बाद देखिएगा, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी? बोध गया में हुई थी। उसके बाद देखिएगा, प्रसिद्ध विष्णु पद मंदिर बोध गया में स्थापित है। यानी विष्णु पद मंदिर कहाँ है? बोध गया में है। सासाराम शेरशाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सासाराम का मकबरा जो है, ये शेरशाह का मकबरा जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये सासाराम में स्थित है। ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष भागलपुर के पास है। यानी विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय के अवशेष हैं वो कहाँ पे स्थित हैं? भागलपुर के पास स्थित हैं। उसके बाद देखिएगा, संत सरफुद्दीन यहना मनेरी का मकबरा पटना जिले में स्थित है। उसके बाद देखिएगा, बिहार का भूगोल आता है। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक साथ दो चीज को कवर करते जाते हैं। एक तो बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन, और साथ साथ क्या होता है कि एक बिहार का जो संपूर्ण सामान्य ज्ञान बुक है
उसका जो है हम यहाँ पर आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं। उसके सारे पॉइंट्स पे हम बहस नहीं कर रहे हैं, उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उस पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार का भूगोल, यानी इसका अक्षांशीय विस्तार हम लोग देखते हैं। अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट है ना, 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 उत्तरी अक्षांश के बीच है। और बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है ये 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 17 डिग्री ये 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक कालीन बिहार के अवशेष नालंदा एवं मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। यानी कि देखिएगा प्रागैतिहासिक कालीन जो बिहार के अवशेष है वो नालंदा एवं मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा मध्य पाषाण युग के अवशेष, मध्य पाषाण युग के अवशेष मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। देखिए सबसे प्राचीन जो है वो नालंदा मुंगेर, मध्य वाला मुंगेर सिर्फ, और नव पाषाण के अवशेष चिरांद सारण और चेचर वैशाली से प्राप्त हुए हैं। ये तीन बातें आप निश्चित रूप से याद रखिएगा कि जो सबसे प्राचीन है वो कहाँ से प्राप्त हुआ, वो मुंगेर से प्राप्त हुआ, नालंदा से प्राप्त हुआ। मध्य पाषाण वाला कहाँ से प्राप्त हुआ, मुंगेर से प्राप्त हुआ। उसके बाद नव पाषाण युग में कहाँ से प्राप्त हुआ, चिरांद और चेचर से प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 16 महाजनपदों में तीन अंग मगध और लिच्छवी बिहार में है। यानी कि देखिएगा कुल महाजनपदों की संख्या 16 है, 16 में बिहार में कितने पाए जाते हैं, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिहार में 3 पाए जाते हैं, वो 3 कौन कौन सा है, एक पहला अंग है, दूसरा मगध है और तीसरा लिच्छवी है। अंग मगध और लिच्छवी ये 3 महाजनपद कहाँ पाए जाते हैं, बिहार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा वायु पुराण में गया क्षेत्र में असुरों के राज होने की चर्चा की गई है। देखिए आपको पूछा जा सकता है कि गया क्षेत्र में असुरों का राज था, इसकी चर्चा कहां पर की गई है या किस पुराण में इसकी चर्चा है, तो आपका आंसर क्या होगा, वायु पुराण में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। यानी मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कौन सा वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है, जिसमें वर्तमान में पटना और गया जिले शामिल है। इसमें यानी कि जो मगध है, मगध में कौन कौन है, पटना और गया जिला है। उसके बाद देखिएगा चंदना महावीर के जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। यानी कि महावीर के जैन धर्म को स्वीकार करने वाली जो प्रथम महिला थी वो चंदना थी। नेक्स्ट देखिएगा इतिहास में बिंबिसार को प्रथम शासक माना जाता है जिसने अस्थायी सेना रखी। यानी इतिहास में बिंबिसार को प्रथम शासक माना जाता है जिसने अस्थायी सेना रखी। आपको पूछा जा सकता है कि इतिहास में प्रथम ऐसे शासक का नाम बताइए जिसने अस्थायी सेना रखी थी, तो इसका नाम होगा बिंबिसार। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अजात शत्रु हर्यक वंश का था, इसे कुनिक कहा गया है। यानी अजात शत्रु को कौन सा वंश का था, हर्यक वंश का था, और इसे क्या कहा गया है, कुनिक कहा गया है। मौर्य वंश 321 बीसी से 184 बीसी के बीच मौर्य वंश का शासनकाल होता है। उसके बाद देखिएगा मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त। और मुद्रा राक्षस में ही चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है, वृषल कहा गया है। अब हम लोग भारत के भूगोल पे बिहार के भूगोल पे आते हैं। यानी बिहार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई जो है ये 345 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम जो इसकी चौड़ाई है ये 483 किलोमीटर है, और औसत ऊंचाई समुद्र तट से 52.73 मीटर है। यानी 52.73 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है।
और ये सीमा जो है, सीमाएं जो बनाती है, इसको भी आप एक बार बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि उत्तर में नेपाल से 7 जिलों से सीमा बनाती है, दक्षिण में झारखंड से 9 जिलों से सीमा बनाती है और पूर्व में पश्चिम बंगाल से 3 जिलों से सीमा बनाती है और साथ ही साथ पश्चिम में उत्तर प्रदेश से 7 जिलों से सीमा बनाती है। यानी पश्चिम और उत्तर में 7-7 जिलों से सीमा बनाती है, पूर्व में 3 से बनाती है और झारखंड में 9 से। यानी सर्वाधिक आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार किस राज्य के साथ सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाती है, तो झारखंड से। यानी झारखंड से कितने जिलों से सीमा बनाती है? 9 जिलों से। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बिहार की जलवायु कितनी है। बिहार की जलवायु कौन सी है? मानसूनी जलवायु है। औसत वर्षा यहाँ कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? 60.48% है। उसके बाद ये नहीं, बाकी सबको उतना जरूरी नहीं है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है? 64.41 लाख हेक्टेयर ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का क्या कहा गया है? मुक्तिदाता कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 बीसी में कलिंग युद्ध शुरू किया था। आप ये पूछा जा सकता है कि अशोक ने जो कलिंग युद्ध किया था, ठीक है, अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष में किया था? 8वें वर्ष में किया था। यानी कलिंग युद्ध अशोक ने कितने वर्ष में किया था? राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अशोक राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। ठीक है, अशोक जो है राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध, 10वें वर्ष में बोध गया का यात्रा और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किया था। कौन? अशोक। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म का वर्णन अशोक के दूसरे और 7वें स्तंभ लेख से मिलता है। यानी अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म का जो वर्णन है अशोक के दूसरे और 7वें स्तंभ लेख से मिलता है। नेक्स्ट देखिएगा धम्म का वर्णन बौद्ध ग्रंथ उस सिगालोवाद सूत्र में भी मिलता है। धम्म का वर्णन बौद्ध ग्रंथ है सिगालोवाद सूत्र कौन धर्म से संबंधित है? बौद्ध। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसी ग्रंथ में धम्म का वर्णन मिलता है, अशोक के धम्म का। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अशोक के धौली और जौघर के अभिलेखों में लिखा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। कौन सा अभिलेख में ये वर्णन है? धौली और जौघर के अभिलेख में वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा रुक्मिणदेही अभिलेख एकमात्र अभिलेख है जिसमें कराधान कितना? 1/8 की चर्चा की गई है। यानी रुक्मिणदेही एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक के कराधान की चर्चा की गई है और ये रुक्मिणदेही अभिलेख नेपाल की तराई से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिएगा कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है। उसके बाद देखिएगा अशोक का सबसे लंबा और 7वां लेख कौन सा है? सबसे छोटा स्तंभ लेख रुक्मिणदेही है। यानी अशोक का सबसे लंबा 7वां लेख एवं सबसे छोटा स्तंभ लेख रुक्मिणदेही का है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये बिहार की संरचना एवं उसका विस्तार। ठीक है, ये देखिए ये 3-4 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं जो निश्चित रूप से बीपीएससी में पूछता है।
अब देखिएगा, बढ़िया से याद रख लीजिएगा, धारवाड़ चट्टान कहाँ पाया जाता है, कौन कौन से जिला में पाया जाता है। तो धारवाड़ चट्टान गया, नवादा, जमुई, मुंगेर और बांका, यानी कि जो ये दक्षिणी जिला है, ठीक है, ये धारवाड़ चट्टान कहाँ पाया जाता है, गया, नवादा, जमुई, मुंगेर और बांका में धारवाड़ चट्टान पाया जाता है, ठीक है। अब विंध्यन समूह की चट्टानें कहाँ पाई जाती है, कैमूर रोहतास में पाई जाती है। विंध्यन समूह की चट्टान कहाँ पाई जाती है, कैमूर और रोहतास में पाई जाती है। जबकि टर्शियरी चट्टानें पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। टर्शियरी चट्टानें पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है, ठीक है। और क्वार्टरनरी काल की चट्टानें गंगा के मैदानी भागों में पाई जाती है। क्वार्टरनरी काल की चट्टानें गंगा के मैदानी भागों में पाई जाती है। देखिए, पिछली बार पूछा था विंध्यन समूह की चट्टानें कौन से जिले में पाई जाती है, तो विंध्यन समूह की चट्टानें कैमूर और रोहतास में पाई जाती है। इसको बार बार आप रिपीट कीजिएगा, निश्चित रूप से याद हो जाएगा। अब आपको इतना सुविधा मिल रहा है कि आप इसको क्या है कि कहीं चलते फिरते भी हैं, एयरफोन से आप इसको सुनते रहिए, कोई टेंशन नहीं, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम लोग जो है ये बिहार के वन, ये हम लोग एक अलग वीडियो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अशोक के शासन के 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति हुई थी। यानी अशोक के शासन के 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है। नेक्स्ट देखिएगा, मेगास्थनीज ने कहा भारतीयों के पास कोई लिखित कानून नहीं है। यानी मेगास्थनीज ने कहा भारतीयों के पास कोई लिखित कानून नहीं है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं मिसलेनियस टाइप में आगे, पायराइट, फास्फोरस, फास्फेट एवं केमिकल लिमिटेड की स्थापना रोहतास में की गई है। यानी पायराइट, फॉस्फेट एवं केमिकल लिमिटेड कंपनी की स्थापना कहाँ की गई है, रोहतास में की गई है। चीनी उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में कौन सा है, 5वां है। उसके बाद देखिएगा, बिहार के कुल बिजली उत्पादन में ताप विद्युत का हिस्सा 82%, 82% है। बिहार में नगर निगमों की संख्या 12 है, ठीक है, हालांकि ये डाटा चेंज है। नेक्स्ट देखिएगा, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय 1961, ये दरभंगा में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बिहार में गुप्त कला का संबंध मथुरा शैली से है। नेक्स्ट, बिहार गौरव सम्मान का पहला पुरस्कार निशिकांत को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 से किया गया। या देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, 2 अक्टूबर 2016 ईस्वी को की गई, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार के प्रमुख अभ्यारण्य व संबंधित जिले, कि कौन सा अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। इसमें 2-4 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए। जैसे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट, वाल्मीकि आश्रयनी, ये पश्चिमी चंपारण में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है, गया में है। भीम बांध अभयारण्य कहाँ है, मुंगेर में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है, भागलपुर में है। कैमूर अभयारण्य कहाँ है, रोहतास में। बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, कैमूर अभयारण्य। कहाँ पे है भाई, रोहतास में है। पंत अभयारण्य नालंदा। परमार डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है, अररिया में है। परमार डॉल्फिन अभयारण्य ये कहाँ है, अररिया में है। उसके बाद देखिए, कांवर पक्षी विहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेगूसराय में है। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ है, कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ है, दरभंगा में है। गोगाविल पक्षी विहार कहाँ है, कटिहार में है। नागी, ये देखिए नागी डैम व नक्की डैम पक्षी विहार कहाँ है, ये जमुई में है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा गया है कि नागी डैम और नक्की डैम पक्षी विहार कहाँ है, ये जमुई में है। बस आज के वीडियो में इतना ही।
आप लगातार बने रहिएगा हमारे मिसलेनियस जीके सीरीज में। निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं आपको फायदा पहुंचाएगा और जो भी रेस होगा उस रेस में आपको आगे रखेगा। 5 से 10 क्वेश्चन इस सेट से टकराएगा ही, यानी ये मिसलेनियस जीके सीरीज से आपका छपेगा ही छपेगा। आप इसको जरूर देखिए। निश्चित रूप से इसमें जो कमी है या जो त्रुटि है आप निश्चित रूप से हमको कमेंट कीजिएगा, निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।